तो मोस्टली जितने भी लोग इंडिया से कनाडा ट्रैवल करते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, उनका फर्स्ट टाइम होता है इंटरनेशनल फ्लाइट में। तो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार कौन से गेट से एंट्री लेनी है, कौन से टर्मिनल पे जाना है, कहाँ बैग्स चेक इन होने हैं, कहाँ पे आपका सिक्योरिटी चेक होना है, कहाँ पे इमिग्रेशन होनी है, उसके बाद बोर्डिंग कहाँ से होगी, कैसे कैसे आपको पूरा प्रोसेस करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज डिटेल में बताने वाला हूँ कि जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो इंडिया में होगा वहां पे आप पहुंचोगे तो वहां से आपको क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे करनी है, कैसे आपको बोर्डिंग करनी है, कैसे जब आप कनाडा में एयरपोर्ट पे लैंड होगे उसके बाद आपको क्या क्या करना है। तो मैं फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूं इंडिया से कनाडा तक की पूरी जर्नी कि आपको फ्लाइट में एयरपोर्ट्स पे क्या क्या एग्जैक्टली चीजें करनी है, ताकि एक बार जब आप वहां पे जाओ तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ और आप इजीली अपना पूरा प्रोसेस कर पाओ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि काफी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल होने वाली है और काफी डिटेल में मैं बात करने वाला हूं। तो चलो भी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप जो कि मैं आपको देने वाला हूं वो ये है कि जितना भी आपकी टिकट पे आपका टाइम लिखा है ना कि आपके इतने टाइम पे फ्लाइट है, आप उसे 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पे जाके पहुंच जाना। जैसे मेरी 8 बजे की फ्लाइट थी तो मैं 4 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच गया था और 4 बजे के आसपास मतलब अराउंड 4 घंटे पहले ना चेक इन स्टार्ट हो जाता है। और मैं चेक इन के बारे में बताता हूँ आपको एक्जैक्टली चेक इन क्या होता है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो एक बार आप 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच गए तो वहां पे आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन चेक इन करके रखो, जो कि 24 आवर्स पहले ही फ्लाइट से अवेलेबल हो जाता है। मतलब जैसे मेरी 8 बजे की फ्लाइट है 14 तारीख की, तो मैं 13 तारीख को 8 बजे ही ऑनलाइन अपने ऐप में या फिर अपनी जो फ्लाइट की वेबसाइट है वहां पे चेक इन कर सकता हूं। आपको अपने बुकिंग का रेफरेंस आईडी डालनी होती है, अपना नाम डालना होता है और उसके बाद वहां पे आप अपना जो ऑनलाइन चेक इन है वो कर सकते हो। चेक इन में बेसिकली होता है कि आप अपनी सीट सेलेक्ट कर सकते हो और अपनी सीट फाइनलाइज कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ता। अगर आप एयरपोर्ट जाके चेक इन करोगे तो वहां पे तब तक बहुत लेट हो जाएगा और आपकी जो सीट, अगर आपको विंडो सीट चाहिए थी तो फुल हो जाएगी। तो मैंने अपनी फ्लाइट से 24 घंटे पहले ही ऑनलाइन चेक इन कर लिया था। एयर कनाडा का ऐप डाउनलोड करिए। अगर आपकी और कोई फ्लाइट थी तो उसका ऐप या उसकी वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन चेक इन कर सकते हो। एक बार आपने चेक इन कर लिया तो आपको अपने एयरपोर्ट पे जाना है। आपकी जो टिकट होगी वहां पे लिखा होगा कि आपको कौन से गेट से या फिर कौन से टर्मिनल से एंट्री लेनी है। मेरे केस में था टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है और मोस्टली आपका अगर आपकी दिल्ली से फ्लाइट है तो आपका भी टर्मिनल 3 होगा। एक बार आप टर्मिनल 3 पे पहुंच गए तो वहां पे वो काफी सारे गेट्स दिखेंगे। आप गेट 7 या गेट 8 से आ सकते हो जो कि वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए होते हैं। तो वहां से आप एंटर करना। वहां पे आपको वो ऑनलाइन चेक इन का जो आपका क्यूआर कोड होगा वो मांगेगा तो आप वो दिखा देना। अगर आपने ऑफलाइन चेक इन करा होगा एयरपोर्ट पे ही तो वो भी आप दिखा देना। गेट के अंदर एंट्री करते ही आपको आगे काफी सारी लाइंस दिखेंगी डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइन की। सब लोग अपना चेक इन कर रहे होंगे, अपना लगेज सबमिट हो रहा होगा सबका। तो आपको अपनी एयरपोर्ट की या फिर अपनी फ्लाइट की चेक इन लाइन ढूंढनी है। वहां पे आप किसी से पूछ भी सकते हो, काफी इजी होता है। वहां पे ऊपर लिखा भी होता है एयर कनाडा, लुफ्थांसा और अलग अलग कंपनीज का नाम। तो आपकी जो एयरलाइन है वहां पे जाके लग जाओ। वहां से आप कंफर्म भी कर सकते हो लोगों से कि मेरी ये फ्लाइट है, क्या मैं सही लाइन में लगा हूं या नहीं लगा। वहां पे स्टाफ भी काफी सारा अवेलेबल होता है। तो एक बार आपने सही लाइन में लग गए, जैसे मेरी एयर कनाडा की फ्लाइट थी तो मैं एयर कनाडा की लाइन में लग गया था। 1 घंटा मैंने वेट करा वहां पे लाइन लगे हुए क्योंकि काफी लंबी लाइन थी, काफी लोगों को एक साथ चेक इन करना था। अगर आपकी प्रीमियम इकोनॉमी है या फिर बिजनेस क्लास है तो आपकी सेपरेट लाइन होगी और आपका चेक इन काफी जल्दी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इकोनॉमी में जाते हैं, मैं भी इकोनॉमी में था, तो हमारी लंबी लाइन में हमें वेट करना पड़ा। 1 घंटा मैंने वेट करा। उसके बाद जब मेरी बारी आई तो एक्चुअली आपके पास जो 2 बैग्स होते हैं बड़े बड़े वो वहां पे आपको सबमिट करने होते हैं। तो जैसे ही मेरी बारी आई उन्होंने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे। अब वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 होते हैं आपकी अराइव कैन की रिसिप्ट। अराइव कैन की रिसिप्ट के ऊपर फ्यूचर में एक वीडियो बनाने वाला हूं कि आपको अराइव कैन में क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। तो बेसिकली मैं आपको बताया था आपको अराइव कैन का ऐप फोन में डाउनलोड करना होता है, उसके अंदर अपनी डिटेल्स फिल इन करनी होती है और एक बार आपने सब कुछ फिल कर दिया तो आपको क्यूआर कोड मिल जाता है। तो वो क्यूआर कोड आपको एयरपोर्ट पे दिखाना होता है। नंबर 2 आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो कि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिलता है, वो वहां पे वो चेक करेंगे। नंबर 3 आपकी टिकट और नंबर 4 आपका पासपोर्ट। इसके अलावा वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो चीज ऑप्शनल है। इंडियन एयरपोर्ट पे यूजुअली लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन चेक नहीं होता। लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन बेसिकली होता है जो कि आपकी जीसी की या फिर वीजा पोर्टल पे मिलता है, आपकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट के बाद मिलता है और उसको हम पोर्ट ऑफ एंट्री भी कहते हैं, उसको हम करस्पॉन्डेंस लेटर भी कहते हैं। तो वो आप अपने जीसी की पे या फिर वीजा पोर्टल पे चेक कर सकते हो या फिर अपने एजेंट से मांग सकते हो। तो चेक इन काउंटर पे आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, उसके बाद वो आपके दोनों बैग्स ले लेंगे, वो सबमिट हो जाएंगे। दोनों बैग्स आपकी फ्लाइट में चले जाएंगे अपने आप ही। उसके बाद आपके पास 1 या 2 बैग्स बचेंगे जो कि आपका केबिन बैग या फिर आपका हैंड बैग होगा। मेरी फ्लाइट में दोनों अलाउड थे, एक केबिन बैग भी अलाउड था और एक हैंड बैग भी अलाउड था, या फिर जो लैपटॉप बैग कह लो या फिर पर्सनल आर्टिकल बैग कह लो। तो बेसिकली 2 बैग्स अलाउड थे। तो मैं 2 बैग्स अपने साथ फ्लाइट में लेके गया और 2 जो 23 kg वाले बड़े बैग थे वो मैंने सबमिट कर दिए चेक इन गेट पे। आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि आपके जो 23 किलो वाले 2 लगेज बैग्स उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं होनी चाहिए, कोई पावर बैंक नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं होनी चाहिए जो कि जिसके अंदर बैटरीज हो या फिर कोई हीटअप हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो इसलिए वो ये रिकमेंड करते हैं कि आप जितनी भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है ना वो आप अपने हैंड बैग या फिर केबिन बैग में रखो जो कि आप अपनी फ्लाइट में लेके जाओगे। तो एक बार आपने चेक इन कर लिया और आपको बोर्डिंग पास मिल गया, उसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़ते हो और आगे आपको मिलता है इमिग्रेशन का सेंटर जहां पे आपकी इमिग्रेशन चेक होती है। तो वहां पे भी आपको लाइन में लगना होता है। वहां पे मुझे आधा घंटा तक लग गया था। एक बार आप
इमिग्रेशन की लाइन में लग गए, आपकी बारी आ गई, तो आपसे वही थोड़े बेसिक डॉक्यूमेंट्स वो पूछेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद आपकी इमिग्रेशन एक बार क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपको जाना है आगे सिक्योरिटी चेक में, मतलब वहीं पे बस इमिग्रेशन क्लियर करोगे तो सामने आपका जो है सिक्योरिटी चेक हो रहा होगा, जो कि आपके दोनों बैग्स का होगा, या फिर जो भी आप अपने साथ फ्लाइट में बैग्स लेके जाओगे, केबिन बैग या फिर हैंड बैग, उनका सिक्योरिटी चेक होना होता है। तो उसमें आपको क्या करना होता है कि आप जितना भी आपके बैग में इलेक्ट्रॉनिक सामान है या फिर जितना मेटल का सामान है, वो आपको निकाल के एक बॉक्स में रखना होता है, और वो बॉक्स सिक्योरिटी चेक के थ्रू जाता है। और साथ में आपको अपने बैग्स भी वहीं भी रखने होते हैं, वो भी सिक्योरिटी चेक के थ्रू जाते हैं। उसके बाद आप भी सिक्योरिटी चेक क्रॉस करते हो, आपकी पूरी स्कैनिंग होती है, और उसके बाद आप अपने बैग्स जो है वो ले सकते हो और आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो बेसिकली बस यही 3 चीजें होती हैं। उसके बाद आप डायरेक्टली जाके अपनी फ्लाइट बोर्ड कर सकते हो। आपकी जो बोर्डिंग पास उस पर लिखा होगा कि आपको कहां पे जाना है, कौन से गेट नंबर पे जाना है। जैसे मेरा गेट नंबर था 22B, और आपको हर जगह एयरपोर्ट पे बोर्ड्स दिख जाएंगे कि यार कौन सा गेट कहां पे है। तो आपको बस अपना वो लोकेट करना है, जो भी डायरेक्शंस लिखी होंगी एयरपोर्ट पे, और जाना है आपके जो भी बोर्डिंग पास पे गेट लिखा है। जैसे मेरा 22B था तो मैं वहां पे चला गया। वहां पे भी काफी लंबी लाइन लगी हुई थी, मैं लाइन में लगा, आधा घंटा तक मेरा वहां पे भी लगा। एक बार आपकी लाइन क्लियर हो गई तो वो आपसे आपका पासपोर्ट देखेंगे, आपका बोर्डिंग पास देखेंगे, और एक बार ये सब चीजें उन्होंने देख ली तो आप वहां पे जाके बैठ सकते हो जब तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हो जाती। और कुछ 15 मिनट बाद ही जो है बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, तो हमने क्यू बनाई सब लोगों ने, और उसके बाद फिर हम फ्लाइट के अंदर चले गए। और अपनी जो मेरी सीट थी मैं वहां पे जाके बैठ गया। वो आपको असिस्ट कर देते हैं कि आपकी कहाँ पे सीट है, आपको कहाँ पे बैठना है। एक और टिप जो कि मैं यहाँ पे आपको देता हूँ वो ये है कि आप 10-20 रुपए और 100 रुपए के नोट जरूर कैरी कर लेना थोड़े बहुत, क्योंकि आपको अगर एयरपोर्ट पे भूख लगेगी तो वहां पे वेंडिंग मशीन होती हैं, जहाँ पे आपको कुरकुरे, लेस या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूटीज, ये सब आपको वहां पे मिल जाता है। तो अगर आपको वहां पे कुछ परचेस करना है तो वो आप इंडियन रुपीज से ही परचेस कर सकते हो। वेंडिंग मशीन में आप कैश डालो और वो आप चीजें ले सकते हो। तो अगर आपको वहां भूख लगे या फिर आपको फ्लाइट के लिए कुछ लेना है तो आप डायरेक्टली उन वेंडिंग मशीन से परचेस कर सकते हो। तो उसके लिए इंडियन रुपीज चाहिए, मेरे पास टाइम पे नहीं थे तो मैं नहीं कर पाया था। तो अगर आप रिसेंटली ट्रैवल करने वाले हो तो एक मास्क अपने साथ जरूर रख लेना, क्योंकि आपको फ्लाइट में काम आता है। उसके बिना वो आपको एंट्री ही नहीं लेने देंगे फ्लाइट में। वैसे उनके पास भी मास्क अवेलेबल होता है, मेरे पास भी मास्क नहीं था उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे मास्क हैंड ओवर कर दिया था, मैंने पहना और उसके बाद अपनी सीट पे जाके बैठ गया। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स भी दे देता हूँ। नंबर 1 टिप की, एक ट्रैवल अडेप्टर जरूर लेके जाना है, क्योंकि जब मैं फ्लाइट में था तो वहां पे एयर कनाडा की फ्लाइट थी, तो उसमें जो सॉकेट था वो कनाडा वाला था और मेरे पास चार्जर इंडियन था, तो मैंने अपना ट्रैवल अडेप्टर यूज करके अपना फोन चार्ज कर लिया। लेकिन अगर उस टाइम में मेरे पास ट्रैवल अडेप्टर नहीं होता तो मेरा फोन ही स्विच ऑफ हो जाता। तो उससे बढ़िया कि आप एक ट्रैवल अडेप्टर जरूर फ्लाइट में कैरी करना। अपने लगेज बैग में मत रखना, वो अपने जो हैंड बैग या केबिन बैग होगी उसमें रखना, ठीक है। नंबर 2, आप कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाना, क्योंकि काफी लंबी फ्लाइट होती है और आपको एक ही सीट पे बैठना होता है, बार बार आपको उठने का मौका नहीं मिलेगा। आप बस वॉशरूम तक जा सकते हो, उसके बाद आपको वापस आना है, वहीं सीट पे बैठ जाना है। तो इसलिए कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाना जिसमें आप इजीली सो भी पाओ, रेस्ट कर पाओ और ज्यादा आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी फ्लाइट्स में आपको अच्छे खासे मील्स मिल जाएंगे, ड्रिंक्स मिल जाएंगी। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए हो, कुछ मांगना हो, पानी मांगना हो, एक्स्ट्रा ड्रिंक्स मांगनी हो, तो उसमें हेजिटेट मत करना। मोस्टली फ्लाइट्स में अनलिमिटेड ड्रिंक्स होती हैं, आपको बस मांगना है और वो दे देंगे। मोस्टली फ्लाइट्स में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कहेंगे नहीं, आप जो मांगोगे आपको वहीं पे प्रोवाइड हो जाएगा। और साथ में हो सके तो आप अपने फोन में या फिर आप लैपटॉप लेके जा रहे हो तो उसमें कुछ गाने या मूवीज या फिर ऐसे कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए भर के ले आना, ताकि आप फ्लाइट में जो है अपना टाइम पास कर पाओ। और बाकी आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम तो होता ही है फ्लाइट में, जिसमें आप अपनी मूवी देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, गेम्स खेल सकते हो और जो फ्लाइट का रूट है वो सब ट्रैक कर सकते हो। तो ये तो गई फ्लाइट की बात। उसके बाद जब हमारी फ्लाइट लैंड हुई तो मैं कैनेडियन एयरपोर्ट पे उतरा। उसके बाद हम सब गए, एक साथ ही सब जाते हैं तो आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है कि यार कहाँ जाना है या पता रास्ता नहीं मिल रहा। मोस्टली आपको जितने भी लोग होते हैं वो एक ही साथ जाते हैं इंटरनेशनल एग्जिट पे, जहाँ पे आपको आपका इमिग्रेशन होता है। तो बेसिकली वहाँ पे होता क्या है, एक कंप्यूटर की स्क्रीन लगी होती है, उसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स फिल इन करनी होती है और वहाँ पे कैमरा भी होता है तो आपकी सेल्फी भी लेता है। तो उसके अंदर आपको अपना पासपोर्ट स्कैन कराना होता है, अपने डालना होता है कि आप कितने दिन के लिए आए हो कनाडा में। तो अगर आप 2 साल की जैसे मेरी स्टडी थी तो मैंने 365 × 2 करा तो आया 730, तो मैंने 730 डेज डाल दिया। आपको डेज में डालना होता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा कि आप कौन सी कंट्री से आ रहे हो, क्या आप आपकी डायरेक्ट फ्लाइट थी, और बेसिक चीजें कंप्यूटर में आपको डालनी होती हैं और ये आपकी एक रिसिप्ट निकल के आ जाती है जो कि आपको इमिग्रेशन पे दिखानी होती है। तो आपका पासपोर्ट हो गया और आपकी वो रिसिप्ट हो गई। तो ये दोनों चीजें लेके जाते हो फिर आप कैनेडियन इमिग्रेशन पे, और आपको वहीं पे क्यू लगी होती है, क्यू में आप वेट करते हो और एक बार आपकी बारी आ गई तो आप इमिग्रेशन पे जाओगे और वहां पे आपको अपनी वो दोनों चीजें दिखानी है, रिसिप्ट और पासपोर्ट। वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, आप कनाडा क्यों आए हो। और इमिग्रेशन के टाइम पे वो आपको रैंडम कोविड टेस्टिंग के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली कर लिया था। वो आपको बस इतना कहते हैं कि आप रैंडम कोविड टेस्टिंग के लिए सिलेक्ट हो गए हो और जब आप यहाँ पे एग्जिट लोगे तो आपको अपना कोविड टेस्ट करवाना है। लेकिन उसमें डरने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि 2 मिनट का कोविड टेस्ट होता है, आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता, ना ही आपको क्वारंटाइन करना होता है और आपका रिजल्ट जो है वो ईमेल पे आ जाता है। तो इसलिए उसकी
भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे रैंडम कोविड टेस्टिंग के लिए सिलेक्ट करा था, लेकिन तब भी मुझे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे। एक बार आपकी इमिग्रेशन हो गई तो उसके बाद आपका जो बैगेज वाला सेंटर होता है वो आता है, वहां पे आपको अपना बैगेज कलेक्ट करना होता है। टेंशन मत लेना अगर आपको आपका बैगेज दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके अनलोड होता है। मैंने कम से कम 5 से 7 मिनट वेट करा, उसके बाद मेरा बैगेज वहां पे जो ट्रे होती है वहां पे आया, और उसके बाद मैंने अपना बैगेज निकाल लिया। उसके बाद आप एक बार आपका बैगेज निकल गया तो वहां पे एक स्टडी परमिट के लिए डिफरेंट एक सेपरेट रूम होता है, आपको वहां पे जाना होता है। तो आपको अपने बेसिक सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर लेके जाओ उस रूम में, वहां पे भी क्यू लगी होती है, वहां पे आपको थोड़ा वेट करना होता है। जब आपकी बारी आए तो आप उनके पास जाओ, वो आपसे बेसिक 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मुझसे बस उन्होंने 2 डॉक्यूमेंट्स मांगे, मेरा लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, साथ में आपका पासपोर्ट मांगा, बस ये 3 चीजें मांगी और उन्होंने मुझे मेरा स्टडी परमिट इशू कर दिया 2 मिनट के अंदर। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, और मेरे पास मेरा लगेज तो आ गया था। तो मैंने वहां पे एग्जिट करा, और वहां पे जितने लोगों को रैंडमली कोविड टेस्टिंग के लिए सिलेक्ट करा था उनकी एग्जिट एक अलग साइड पे थी, तो मैं उस एग्जिट के थ्रू गया, वहां पे मेरा कोविड टेस्ट हुआ, उसके बाद मैंने डायरेक्टली एग्जिट कर लिया एयरपोर्ट से। बस यही पूरा प्रोसेस था, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं हुई, बस बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस था। आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैंने आपको काफी सारी टिप्स भी दे दी हैं जो कि आप एयरपोर्ट्स पे और फ्लाइट्स में फॉलो कर सकते हो, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी काफी सही है। तो बस यही पूरी वीडियो थी। आई होप आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें से सीखने को मिली होगी, काफी नई चीजें पता चली होंगी। और क्योंकि मैं कनाडा आ चुका हूं तो फ्यूचर में कनाडा से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आप इंडिया से कनाडा आ रहे हो और आपको नहीं पता कि आपको क्या क्या चीजें पैक करनी है, तो मैंने उसके ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि आपको क्या क्या चीजें पैक करके लानी है, वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको ऐसी 5 चीजें बताई हैं जो कि आपको इंडिया से ही करनी है अगर आप कनाडा आ रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। दिस वाज समरजीत साइनिंग ऑफ।